आज की क्लास में हम ये जो पॉइंट है इन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आज की क्लास में पढ़ेंगे केस नली के बारे में, फिर पढ़ेंगे केशिकात्व क्या होता है, बाद में पढ़ेंगे कि कल हमने पढ़ा था संपर्क कोण क्या है, और जब केस नली को हम जल के अंदर डुबोते हैं तो उसके अंदर उसकी सतह किस प्रकार की हो जाती है। हमने कल पढ़ा था कि द्रव की जो सतह होती है, मुक्त सतह, उसकी आकृति कुछ इस प्रकार बनती है, और जो पारा होता है उसकी जो मुक्त सतह होती है वो इस प्रकार की बनती है। इसके अंदर जो आपका संपर्क कोण बनता है वो न्यून कोण बनता है, और इसके अंदर क्या बनता है आपका अधिक कोण। तो इनकी हम व्याख्या करेंगे और देखेंगे कि संपर्क कोण किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। बाद में हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे केशिकात्व के अनुप्रयोग क्या क्या है। तो हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे केस नली। 1 नंबर हेडिंग लगा लो, केस नली। सर बी बराबर एफ बटा एल है ऐसे में। वो आधी से तो सीधा बने क्योंकि बताइए सुंबईपुर कैसे पहली हेडिंग लगाओ। वो तो मेरे ऊपर से मैं पूछूंगा। दाब है तो वो तो मैं पूछूंगा। हेडिंग लगाओ केस नली। इसे कहते हैं कैपिलरी, अंग्रेजी में पढ़ा कैपिलरी, हिंदी में कहते हैं केस नली। देखो केस नली जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो केस और दूसरा नली। नली का मतलब हो गया नलिका, और इस नलिका की जो मोटाई है वो किसके बराबर होनी चाहिए? केस किसे कहते हैं? बाल। तो एक इस प्रकार की अत्यंत मोटाई वाली नलिका जिसकी जो मोटाई है वो बाल की मोटाई के बराबर होती है, मतलब बहुत महीन होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? केस नली। तो इसमें लिखो एक कांच की बनी, एक कांच की बनी दोनों ओर से खुली, एक कांच की बनी दोनों ओर से खुली प्रायोगिक नलिका, प्रायोगिक नलिका केस नली कहलाती है। कांच की बनी होती है और दोनों तरफ से क्या होती है? खुली हुई होती है, और प्रयोगों में काम में ली जाती है, इसलिए इसे कह दिया प्रायोगिक नली। क्या कहलाती है? केस नली कहलाती है। ठीक है। बाल की मोटाई कितनी होती है? बाल की मोटाई, इसकी जो मोटाई है वो होती है 10⁻⁻⁹ मीटर, जिसे हम कहते हैं 1 नैनोमीटर। ठीक, ये तो होगी केस नली की परिभाषा। अब जब हम कोई मान लो पात्र है और ये लिक्विड से भरा हुआ है, मान लो किससे भरा हुआ है? जल से भरा हुआ है। इसके अंदर जब हम केस नली को डुबाएंगे जो कि दोनों तरफ से खुली है, तो इसके अंदर द्रव का ऊपर की तरफ चढ़ना, इसके अंदर डुबाएंगे तो द्रव क्या करेगा? इसमें ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और द्रव का ऊपर की तरफ चढ़ने का ये जो गुण है इसे हम क्या कह देते हैं? केशिकात्व कह देते हैं। तो अगली हेडिंग लगाओ केशिकात्व। केशिकात्व, केशिकात्व। इसमें लिखो जब द्रव को, जब केस नली को, जब केस नली को, जब केस नली को द्रव में डुबोया जाता है, जब केस नली को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव का केस नली में ऊपर की तरफ चढ़ने का गुण, तो द्रव का केस नली में ऊपर की तरफ चढ़ने का गुण, चढ़ने का गुण केशिकात्व कहलाता है। उस नदी में ऊपर की तरफ चढ़ने का गुण केशिकात्व कहलाता है। अब ऊपर चढ़ने का मतलब क्या हुआ? ऊपर चढ़ने का मतलब ऐसे नहीं है कि इसके अंदर इसको डुबो लिया तो फिर ये इसके ऊपर चढ़ेगा। इसके ऊपर चढ़ने का मतलब ये है कि जब हम इसको केस नली को पानी के अंदर डालेंगे तो ये पूरी की पूरी भर जाएगी पानी से। बाद में इसका जो आकार होगा वो या तो किस प्रकार से बनेगा? यू आकार, सीधा यू आकार, या बनेगा उल्टा यू आकार।
समझ गए कि इसकी आकृति है ऊपर की तरफ चढ़ती हुई, ऊपर की तरफ है, इसे हम कहते हैं चढ़ता हुआ द्रव, ऊपर की तरफ चढ़ती हुई। और इसकी आकृति कैसी है, नीचे की तरफ उतरती हुई। तो परिभाषा तो इसके ऐसे लिखते हैं कि जब किसी केस नली को बार बार मत कर रहे, खड़ खड़ बार बार मत कर, एक बार दो बार कर लियो ठीक है, नहीं भेले रे बेटे। जब केस नली को द्रव के अंदर डालते हैं तो या तो द्रव क्या करेगा, ऐसी आकृति लेगा जिसे ऊपर की तरफ चढ़ती हुई आकृति कहते हैं, या क्या करेगा नीचे की तरफ उतरती हुई आकृति लेगा। तो ये दोनों के दोनों जो गुण है इन्हें हम क्या कर देते हैं, कैसी कात्व कहते हैं। तो ये फोटो पास में बना लो, नीचे की तरफ उतरती शेप, ऊपर की तरफ चढ़ती शेप। ये होता है किसके अंदर, जल में, और ये होता है किसमें, पारे के। तो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन ये समझ में आने बोल दूंगा। जल में नीचे की तरफ दर्शी। हाँ, क्योंकि इसमें संपर्क कोण न्यून कोण बनता है, हमारा पापड़ से पूरा, और इसमें संपर्क कोण अधिक कोण बनता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ। अब हेडिंग लगाओ। अब इस केस नली को दो प्रकार के पदार्थों में डालेंगे और इनकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो अगली हेडिंग है केस नली में, केस नली में जल की सतह की व्याख्या, जल की सतह की व्याख्या। इसको ध्यान से समझना, मेन तो इसकी फोटो है वो समझ में आ जानी चाहिए, और तो लैंग्वेज लिखनी है। देखो हम जानते हैं कि जल की जो सतह होगी, मान लो ये केस नली है, जूम की हुई फोटो है? तो इसकी जो आकृति बनेगी वो कैसी बनती है, यू आकार की, इसी तो बने। अब इसमें संपर्क कोण कैसे ज्ञात किया जाता है, कल हमने परिभाषा लिखी थी, एक और परिभाषा पढ़ो कि संपर्क कोण क्या होता है। एक तो ठोस की सतह और दूसरी मुक्त सतह की, जल के अणु की सतह पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कह देते हैं, संपर्क कोण कह देते हैं। अब देखो समझो, ये हमने यहाँ पे जल लिया है, ठीक है। अब देखो इसमें द्रव पे वही दो प्रकार के बल लगेंगे, एक तो सहसंजक और दूसरा असंजक। जो इस ठोस के संपर्क में होगा उस पर असंजक बल लगेगा, और जो द्रव बीज के अंदर होगा उस पर सहसंजक बल लगेगा, और एक इसकी ऊपरी सतह के ऊपर भी असंजक बल लगेगा। तो यहाँ पर जब इसकी आकृति बन रही है तो यहाँ पर भी कोई ना कोई बिंदु उपस्थित होंगे जल के। तो हमें क्या करना है, एक तो ये ठोस सतह की स्पर्श रेखा खींच ली, एक भुजा तो ये होगी, ठीक है। और दूसरी भुजा जहां पर द्रव आपका जा रहा है उस आकृति में, तो एक मैं स्पर्श रेखा ऐसे खींचूंगा, क्योंकि द्रव का कण यहाँ पर है, और उससे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो अंदर की तरफ ही आएगी, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच में कोण देखना है, ये कोण, तो ये कोण मान लेते हैं कौन सा बन गया, थीटा एंगल बन गया। कौन सा कोण है, थीटा। अब हमें ये पता करना है कि ये न्यून कोण है या अधिक कोण। तो न्यून कोण और अधिक कोण तो 90 डिग्री के सापेक्ष पता चलते हैं। अगर 90 से ज्यादा है तो अधिक कोण और 90 से कम है तो न्यून कोण। तो पहले 90 डिग्री देखते हैं, 90 डिग्री मिलेगा, ये जो ऊपर वाले सिरे हैं इन दोनों को मिला दो, ऐसे मिला दिया। मैं इस त्रिभुज को बाहर निकालता हूँ, देखो ये आपका कांच, ये क्या है, ये वाली लाइन है, ठीक है। फिर ये अंदर की तरफ स्पर्श रेखा, ठीक था, यहाँ पे जल का मॉलिक्यूल था कोई, ठीक है। तो ये क्या लिख देंगे, जल के अंदर स्पर्श रेखा, और ये सीधी लाइन जो खींच रहा हूँ ये इनके किनारों को मिलाने वाली है। तो ये जो लाइन होगी ये आपका कौन से डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है।
अब देखो 90 डिग्री से अगर इधर कौन बनता तो वो अधिक कोण होता, ठीक है। लेकिन ये 90 डिग्री से क्या है, कम है, इसलिए जो थीटा होगा इसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। एक बात तो ये हो गई, न्यून कोण बन गया। और जिनके अंदर संपर्क कोण का मान न्यून कोण होता है वो द्रव ठोस को भिगोते हैं। कल हमने लिखा था ठोस को क्या करते हैं, भिगोते हैं। अब अगला प्रश्न ये आता है कि इसकी जो आकृति है वो उत्तल है अवतल है। जल की जो आकृति बनी है वो कैसी है, अवतल है या उत्तल। अब देखो हम इसमें टोरे मारते हैं, कोई कहते हैं उत्तल है, उत्तल गलत कह दियो मास्टर जी, तो दूसरों कह दियो अवतल। अब देखो अपन बेरो क्या पढ़ रहे, ये फोटो बनी है, ये फोटो बनी है ना, तो इसको तुम इधर रख लो, ऐसे रख लिया, इसको मैंने ऐसे सीधा खड़ा कर दिया, कर दिया। अब जहाँ पर हम पालिश करते थे दर्पण के अंदर 10वीं के अंदर पढ़ते थे, यहाँ पालिश कर दी, पालिश कर दी, तो अब पालिश की जगह ये क्या है, जल है। भाई पहले हम यहाँ पे जिंक सल्फाइड की पालिश करते थे, लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या भर दिया, जल। देखो मैं इस ये जो परख नली है इसको मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया, तो वो जल के जो अणु तुम्हें नीचे दिख रहे हैं वो यहाँ पे दिखेंगे नहीं दिखेंगे। तो अब अगर तुम इसकी तरफ देखो तो क्या उधर प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम इस प्रकार की आकृति को क्या बोलते थे, अवतल। समझ में आ गई। तो जल की जो आकृति है वो कैसी बनती है, अवतल। हाँ तो भाई तो दर्पण, भाई तो लेंस होती, वो लेंस थी ऐसे, वो लेंस थी जिसके दोनों भाग किनारों से तो सिकुड़े हुए हों, बीच से मोटी हो, वो लेंस होती थी कौन सी, उत्तल। और इसके विपरीत जो बीच से पतला होता किनारों से मोटा होते उसे हम लेंस को कहते थे कौन सा, अवतल। लेकिन ये लेंस की स्थिति नहीं बन रही है, दर्पण जैसा बन रहा है, इसलिए यहाँ पर तो हमने पालिश कर दी, और यहाँ से जो भी होगी परावर्तन की घटना इस सरफेस से होगी, तो ये किसके समान है, अवतल की समान। समझ गया बात की। तो ये इतनी चीज ये बना लो, उसके साथ में ये और बनाओ। एक नंबर में पूछ सकता है कि जब केस नली के अंदर द्रव को डालते हैं तो द्रव की सतह की आकृति किस प्रकार की होती है। एक नंबर में पूछे तो हमें क्या लिखना है, सतह की आकृति अवतल। नंबर के हिसाब से काम है। अगर 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो 1-2 लाइन लिखेंगे, साथ में ये दोनों फोटो बनाएंगे, ये इतनी चीज भी लिखेंगे। अगर तुम इनको लाइन के अंदर भी लिखो ना तो भी तुम्हारी 3-4 लाइन बन जाएगी। बस याद रखने की चीजें आई है। यूट्यूब पर जितनी वीडियो है तुम कहीं सर्च कर लेना, इस तरीके से समझाया हुआ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, सर्च करके देखना तुम। भाई तो बात अभी बच्चा वीडियो किस लिए देखता है कि मैं समझ में आ जाए। अब वो पहली वीडियो देखी उसमें और ही कहानी चल रही है, दूसरी वीडियो देखी उसमें कहता है याद कर लो, याद करना पड़ेगा। तो याद क्या करना पड़ेगा, फिट है ये तो। अब मैं कह देता है इसकी आकृति अवतल है, तुम्हें याद करनी है, तो किसी ने तो प्रूफ किया ही है कि अवतल कैसे है। लॉजिक एकदम 10वीं का लेवल का है, बस बात करो। लिखा, लिखो। जब किसी कांच की परख नली में, जब किसी कांच की परख नली में जल को भरा जाता है, जल को भरा जाता है तो जल की मुक्त सतह की आकृति, जल की मुक्त सतह की आकृति अवतल आकार की हो जाती है। द्रव की मुक्त सतह की आकृति
अवतल आकार की हो जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब कांच की सतह वह जल की मुक्त सतह पर, इसका मुख्य कारण यह है कि जब कांच की सतह व जल की मुक्त सतह पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उनके मध्य बनने वाले संपर्क कोण का मान न्यून कोण होता है। एवं जिन द्रवों के लिए संपर्क कोण का मान न्यून कोण होगा, उन सभी की आकृति अवतल होगी। और ये ठोस की सतह को भिगोएंगे। हो गया? सर जी बाल्टी को मैंने पानी डाला तो यहाँ दिख रहा है। देखो बाल्टी को तो क्षेत्रफल बदल गया, नहीं बढ़ गया, गोलाकार हो गया। हाँ, अगर विवासित तो केस नली की खोज करी, केस नली के अंदर अच्छी स्पष्ट दिखे। जैसे तुम प्रयोग करने लैब के अंदर जाओगे, वहाँ परख नली बदल सर भी में भी पड़ा पारा तो देख लो इससे क्या करती बड़ा भी पारा तो देख लो यहाँ पर तो पारा भी के अंदर लैब का मैंने देखो भी टाइम देखिया परख नली को भर लेना 3/4 पानी से। संपर्क कोण को मानो न्यून कोण हो जब अवतल होसी। हां हमेशा न्यून कोण हो जो अवतल है तो हमेशा अवतल होसी। अब अगली हेडिंग लगाओ, केस नली में पारे की सतह की व्याख्या। केस नली में पारे की सतह की व्याख्या। अब इसके अंदर शॉर्ट में लिखते हैं, देखो पहले फिर इसकी फोटो बनाएंगे। तो तुम याद करो उस टाइम तुम्हें ये शॉर्ट वाला डब्बा ही देखना है, बस इतने में पूरी थ्योरी बना दोगे तुम, और कुछ नहीं करना। अब पारे के लिए सबसे पहले पारे की सतह की आकृति। पारे की सतह की वो अवतल थी, तो अब क्या होगा? उत्तल। इस उत्तल होने का कारण क्या हुआ कि जो संपर्क कोण है, संपर्क कोण जो है वो क्या बनेगा? अधिक कोण बनेगा। ठीक है। और जिनके लिए संपर्क कोण का मान अधिक कोण होता है वे द्रव ठोस की सतह को भिगोते हैं क्या? नहीं, ठोस की सतह को भिगोते नहीं। बस इतनी चीज तुम्हें याद होनी चाहिए और एक फोटो याद होनी चाहिए, आराम से बोल दो। अब देखो मैं इसकी फोटो बनाता हूँ। ये तुम्हारे पास में क्या है? कोई परख नली है और इसमें हमने क्या भरा? पारे को भरा। तो पारे की जो शेप होगी वो कैसी बनेगी? ऐसी। अब हमने ये संपर्क कोण में पढ़ा था कि एक तो तुम खींच लो कांच की सतह के ऊपर स्पर्श रेखा, और एक जो आपका लिक्विड है उसके ऊपर सतह के ऊपर स्पर्श रेखा। तो ये मैंने खींच ली, स्पर्श खींच दी। अब ये जो लाइन है इसको हम मिलाएंगे यहाँ से ऐसे, तो 90 डिग्री का कोण तो अंदर रह गया और वो हो गया 90 से ज्यादा का, तो उसे हम कह देते हैं अधिक कोण। तो ये तुम फोटो बनाओ मेरे साथ में।
क्या हुआ? कांच की सतह पर स्पर्श रेखा, और ये क्या है? पारे की सतह की स्पर्श रेखा। इसकी दूसरी फोटो बनाते हैं, 3 किरण को लेते हैं। देखो, ये तो हो गया कांच की सतह। ये तुम्हारा कौन सा? एंड टू एंड, यहाँ पारे का खंड, यहाँ पारे का खंड, तो इन दोनों के बीच में कौन सा है कोण? 90 डिग्री। और ये पारे की स्पर्श रेखा। अब ये जो कोण बनेगा ये 90 प्लस थीटा होगा, और इसे हम क्या कह देंगे? ये थीटा जो है वो क्या है? अभिकोण। अब इसकी सतह की व्याख्या करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? इस तरीके से रखते हैं। देखो, अब की बार यहाँ पालिश हो गई, जो धसा हुआ भाग था अंदर की तरफ उस पर क्या हो गई? पालिश, क्योंकि यहाँ पारा भरा हुआ है, यहाँ पारा है, और यहाँ से क्या होगा? परावर्तन की घटना। तो ये दर्पण कौन सा हो गया? उत्तल। बढ़ाओ। है ना सर, इसमें थीटा को नंदे हाँ, अंदर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा थीटा ही है, ये पूरा कोण। बढ़ाओ बढ़ाओ, फटाफट बढ़ाओ, फिर भाषा लिखें। आज धनतेरस है, तो धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन की प्राप्ति के लिए पढ़ते रहें, तभी धनतेरस का मजा आएगा। और क्या है? आज तेरस के दिन ही धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के जनक थे, उनका भी जन्मदिन है, तो आज धन्वंतरी दिवस भी है। 10 नवंबर को 2023 में धन्वंतरी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हर बार ये धनतेरस के हिसाब से आगे पीछे होता रहता है, फिक्स दिन नहीं है। आज धन नहीं खर्चना चाहिए, आपा नहीं खर्चा तो फिर कोई कमाई क्या करसी? धन खर्चो, लेकिन उसके बदले कोई सामान लेके आओ। ये मैंने पुचका खा लिया, 10 रुपया फालतू गया था भाई। वस्तु विनिमय होता था पहले, तो वस्तु के बदले वस्तु देते थे। अब मान लो मेरे पास अनाज ज्यादा पड़ा है, तो मैं अनाज लेके 2 थालियां ले आऊंगा, तो वो तो आई है, कोई चीज़ आई है। वो कोई चीज़ आई है। तो उसी तरीके से तुम 50 रुपये खर्च करके पेन का डब्बा लेके आओ, उसके मोड़ी बांधो, फिर ये संकल्प लो कि जब तक ये पेन का डब्बा खत्म नहीं होगा तब तक मैं लिख लिख के याद करूंगा, घस घस दूंगा पेन को पूरा, तब पाग बैठी। तो इसमें लिखो, जब कांच की नलिका में पारे को भरा जाता है, जब कांच की नलिका में पारे को भरा जाता है, तो जब कांच की नलिका में पारे को भरा जाता है, तो पारे की आकृति, पारे की मुक्त सतह की आकृति, तो पारे की मुक्त सतह की आकृति कैसी हो जाती है? उत्तल आकार की हो जाती है, उत्तल आकार की हो जाती है। जिसका मुख्य कारण अधिक संपर्क कोण का अधिक कोण होना है, जिसका मुख्य कारण संपर्क कोण का अधिक कोण होना है। संपर्क कोण अधिक कोण है, इसलिए उसकी आकृति क्या हो गई? उत्तलाकार हो गई।
संपर्क कोण का अधिक कोण होता है। और जिन द्रवों के लिए संपर्क कोण अधिक कोण होता है, संपर्क कोण अधिक कोण होता है, वे सभी द्रव ठोस को नहीं भिगोते, वे सभी द्रव ठोस को नहीं भिगोते। अभी तक 712 कल देखो शाम का। और बात तो तेरा दिन में। तो ये हमारे 4 टॉपिक पूरे हो गए। ये चौथा था, उसके अंदर हमने पारे की व्याख्या कर ली थी। ठीक है, अब लास्ट हेडिंग लगाओ, केशिकात्व के अनुप्रयोग। केशिकात्व की क्या क्या अनुप्रयोग है? केशिकात्व के अनुप्रयोग। केशिकात्व के अनुप्रयोग। इसमें आप 1 नंबर हेडिंग लगाओ। पहला पॉइंट, इसमें पॉइंट है 4-5, वो अनुप्रयोग सीधे पेपर में पूछता है। देखो, हमने कई बार ये देखा है कि मान लो कोई कपड़े का टुकड़ा है, वो साइड में कोने से कहीं से गिला हो गया एक स्थान से, थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि वो जल आगे से आगे बढ़ता और कपड़ा पूरा गीला हो जाता है। ठीक है, तो वो किसका अनुप्रयोग है? केशिकात्व है। कैसे कि मान लो कोई भी कपड़ा है, जैसे मान लो ये डस्टर का टुकड़ा है, ठीक है, तो ये इस प्रकार के छोटे छोटे धागों से मिलकर बनाए। जिस प्रकार हमारे शरीर की मूल इकाई क्या है? कोशिका है। उसी प्रकार से इस कपड़े की जो मूल इकाई है वो रेशम का धागा होता है। कोई भी धागा हो तो वो धागे किसके समान काम करते हैं? केश नली के समान काम करते हैं। और केश नली के अंदर लिक्विड आगे से आगे क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, किसी कपड़े के एक किनारे को पानी में डुबोने पर, किसी कपड़े के एक किनारे को पानी में डुबोने पर वह कपड़ा आगे और गिल्ला केश नली के कारण ही हो पाता है। वह कपड़ा आगे और गिल्ला केश नली के कारण ही हो पाता है। दो नंबर पॉइंट लगाओ। लालटेन देखिए, लालटेन में ऊपर की तरफ दिया जलता है, नीचे तेल और बीच के अंदर एक बत्ती होती है। उस बत्ती कभी नहीं जलती, बत्ती कभी भी उसके अंदर जो तेल है वो नीचे से ऊपर चढ़ता रहता है और तेल जलता रहता है। तो वो भी किसके कारण है? केश नली के कारण है। तो 2 नंबर लिखो, लालटेन की बत्ती के रेशों के बीच, लालटेन की बत्ती के रेशों के बीच बनी केश नलियों से तेल का ऊपर चढ़ना, तीसरा पॉइंट। अब देखो, हमने पढ़ा है 9वीं के अंदर कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। तो जाइलम क्या करता है? जड़ के अंदर जो भूमि के अंदर पानी है उस पानी को एब्जॉर्व करके ऊपर तक सभी भागों तक पहुंचाता है, और उस पानी की सहायता से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधों के अंदर भी छोटी छोटी केश नलियां होती है, उनके द्वारा जड़ों से पानी कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। तो तीसरा पॉइंट लिखो, पेड़ की जड़ों से ऊपर तक केश नलियों के द्वारा पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है,
पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। 3 हो गए, 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, एक और लिख लो। आप सभी के हाथ में जो पेन है उस पेन के अंदर क्या है? रिफिल है। तो रिफिल की अगर तुम ऊपर वाली निब को हटा दो तो वो भी एक केस नली बन जाएगी कि दोनों तरफ से खुली, कांच की नहीं लेकिन है प्लास्टिक की, समझ गए? तो उसके अंदर भी जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं लिक्विड की जो स्याही है वो ऊपर से नीचे खत्म होती जाती है। ठीक है, तो लिखो पेन की निब में बनी केस नली के द्वारा, पेन की निब में बनी केस नली के द्वारा स्याही आगे से आगे बढ़ती जाती है। स्याही आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो ये हमने 5 टॉपिक आज इस वीडियो में कवर कर लिए। सर को मोमबत्ती में बताया। मोमबत्ती के अंदर भी उदाहरण, लेकिन मोमबत्ती के अंदर तो मोम जलता एक ही है, साइड से जलता है वो। मोम जलता है और उसकी आकृति धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन वो उसका उदाहरण नहीं होगा। अब दीपावली पर दिए जलाएंगे तो वो तेल जब तक रहेगा बत्ती कभी नहीं जलती, तेल जब तक रहेगा तब तक वो दिया चालू रहेगा, बाद में वो पूरा हो जाएगा। तो अब हम अगली वीडियो में इस पार्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है द्रव बूंद के अंदर दाब आधिक्य, कि जो आपकी द्रव की बूंद है वो गोलाकार किस कारण होती है? ऊपर से गिरती है तो उसका आकार इतना बड़ा होता है और अनियमित होता है, नीचे गिरती है तो ग्रेविटी के अंदर छोटी होकर इतनी सी बन जाती है, एकदम गोल हो जाती है, एकदम गोल बनती है। उसका कारण क्या है? ठीक है, तो प्रिंस क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद।